लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। निदा खान मामले में 2 मई को नासिक कोर्ट में अगली सुनवाई, जमानत याचिका पर फैसला टला। एसआईटी और नासिक पुलिस की टीमें अलर्ट, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कभी भी संभव। विस्तृत खबर। नासिक में चर्चित निदा खान प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मामले की मुख्य आरोपी निदा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख 2 मई तय की है। इस दिन जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी और नासिक पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, जिसके चलते पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सुनवाई के दौरान एसआईटी के वकील अजय मिश्रा ने अदालत में अपना पक्ष रखा, वहीं निदा खान के वकील ने भी जमानत के लिए दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 मई तक स्थगित कर दी। इस प्रकरण को लेकर शहर में चर्चा का माहौल बना हुआ है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सभी की नजर बनी हुई है। काफ़ी सारी बातें स्टेटमेंट में आई हुई, जिसको कॉरोबरेटरी एविडेंस है, फैमिली मेंबर्स का भी, उस सब एविडेंस को कोर्ट के सामने रख दिया गया। इसका इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि इसका नाम हनिया ऐसा रखा गया था और कई कुछ मालेगांव के कुछ लिंक्स की हेल्प से कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके इसका कन्वर्जन करने की कोशिश हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज तक आ पहुंचा है। इसमें कुछ मलेशिया की लिंक्स है कि विक्टिम को बाद में मलेशिया इधर नौकरी या प्रमोशन किसी बहाने से ले जाके आगे कुछ होना था। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इस स्टेज पे है। आज अदालत ने दोनों साइड की दलीलें सुन ली है और 2 मई 2026 ऑर्डर के लिए मैटर पोस्ट किया। उसे बुर्का कैसा पहनना है, हिजाब कैसा करना है, नमाज कैसा पढ़ना है, इसके बारे में आरोपी नंबर 3 निदा उनके घर पे जाके ट्रेनिंग दिया गया। इसमें बुर्का दिया गया, कुछ बुक्स दिए गए जो पंचनामे के साथ बरामद हुए हैं। ये सब चीज़ें आज कोर्ट को दिखाई गई। इसमें विक्टिम का डिटेल मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो स्टेटमेंट हुआ है वो स्टेटमेंट दिखाया गया, जिसमें इस विक्टिम ने कैटेगरिकली इस एप्लीकेंट के साथ कैसी पहचान हुई, एप्लीकेंट ने किस तरह से इस विक्टिम को डराया धमकाया है, बुर्का दिया है, इस्लामिक रील्स यूट्यूब लिंक्स इसके मोबाइल में डाउनलोड कर दिए थे। उसके बाद घर पे जाके नमाज का ट्रेनिंग किस से लिमिटेड था, तो दानिश और इनका क्या रोल है वो कर्सरली कोर्ट ने देखा है। उस बारे में ज़्यादा कुछ बहस कोर्ट में हुई, क्योंकि आज लिमिटेड द वेदर द कस्टोडियल इंट्रोगेशन ऑफ निदा इज रिक्वायर्ड। और एफआईआर में 299 के बारे में धार्मिक भावना हर्ट करने के बारे में, धर्मांतरण के बारे में एफआईआर में नहीं। हर एक रिमांड मांग रही है। ये बात मुझे कायदे से गलत लगती है। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सहारा लिया है कि एक ही जगह पे एक ही समय में या सिमिलर टाइम में हुआ, ही चीज़ नाही। तो धार्मिक भावना दुखावण्याबद्दल किंवा अपमानित करण्याबद्दलचा आहे, धर्मांतरणाबद्दलचा नाही आहे। त्यामुळे माझा पहिला युक्तिवाद तोच होता। सरकार पक्षाने त्यांचे मुद्दे मांडलेत, 2-5 ला काय होतं ते कळेल। सर आज आपण युक्तिवाद करताना पुन्हा एकदा चिटिंगचा मुद्दा उपस्थित केला होता की एकच व्यक्ती पक्ष ने उनका फाइनल आर्ग्यूमेंट कर दिया है। आज उनका जो मुद्दा था वो धर्मांतरण के ऊपर ज़्यादा था। उसके बारे में हमने कहा है कि महाराष्ट्र में कोई भी धर्मांतरण का कायदा आज की तारीख में एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोई कायदा है ही नहीं तो वो ऑफेंस नहीं होगा। पोलीस स्टेशनचा सीआर नंबर 156/2026 मध्ये आरोपी नंबर 3 निदा एजाज खान यांच्या अँटिसिपेटरी बेल ॲप्लिकेशनवर नाशिक रोड 2 तारखेपर्यंत काही प्रोटेक्शन नाही आहे। एसआयटीला जर ॲप्लिकंट कुठे सापडल्या तर ते अटक करू शकतात। नवीन मुद्दे असं नाही, त्यांनी जे जबाब घेतले होते त्याप्रमाणे ते बोलले। परंतु मला असं वाटतं की भारतीय न्याय संहितेमध्ये धर्मांतरणाबद्दलचा असा स्पेसिफिक कुठलाही सेक्शन नाही आहे। विचारा, कोण विचारणार आहे? काय नेमकं युक्तिवाद आजच्या दिवशी पुन्हा एकदा झाला, न्यायालयानं काय नेमकं निकालाच्या संदर्भात म्हणणं मांडलं? मेहरबान न्यायालयाकडे आज सरकार पक्षाचा आणि आमचा युक्तिवाद झाला आहे। युक्तिवाद झाल्यानंतर त्याच्यावर आदेश करण्यासाठी मेहरबान न्यायालयाने 2 मेची तारीख ठेवली आहे। त्यामुळे 2 मेला निकाल होईल। आज दोन्ही पक्षांनी युक्तिवाद केलेला आहे। सरकारी वकील हजर होते एसआयटीचे
तपास अधिकारी पण हजर होते. युक्तिवादामध्ये त्यांनी फिर्यादमध्ये जे आरोप आहेत त्याबद्दल आणि नंतर त्यांनी काही पुरवणी जबाब वगैरे घेतले त्याबद्दल त्यांनी त्यांचं म्हणणं मांडलं आहे. आमचं म्हणणं आजही तेच आहे. आजच्या युक्तिवादामध्ये जास्त करून जो मुद्दा होता तो धर्मांतरणावर होता. त्याच्यावर माझा पहिला महत्त्वाचा युक्तिवाद तोच होता जो आजही आहे की महाराष्ट्रामध्ये अजून धर्मांतरणाचा कायदा नाही आहे. त्यामुळे IPC खाली तो कोणत्या कलमाखाली येतो हा मुद्दा अजूनही अनभिज्ञ आहे. कारण धर्मांतरणाचे जे काही आरोप केले जात आहेत ते कोणत्या कलमाखाली येतात हा माझा प्रश्न अजूनही आहे. सरकारी पक्षाने काहीतरी इंटरनॅशनल लिंक लावण्याचा प्रयत्न केला. इंटरनॅशनल लिंक लावण्याचा प्रयत्न केला यावर मी नाही सांगू शकत. सरकारी वकील बोलतील त्या मुद्द्यावर. परंतु तपासादरम्यान तसलं काही मिळालं असं मला ते असं काही दिसलं नाही. आतापर्यंत झालेला संपूर्ण तपासाचे कागदपत्र डायरी या मेहरबान कोर्टासमोर विरोधाला ठेवण्यात आले आहेत. याच्यात प्रॉसिक्युशनकडून विशेषतः जे मुद्दे मांडण्यात आले ते असे आहे की ह्या अतिशय बॅकवर्ड क्लासची हे माहीत असताना तिला हिणवलं गेलं आहे. तिच्या धर्मावरनं तिला भीती धाक कपटशा दाखवून तिला हा धर्म कसा चांगला नाही आणि अन्य धर्म कसे चांगले आहेत याबद्दल तिला शिकवण्यात आलं. तिला बुरखा देण्यात आला होता. तिला काही धार्मिक पुस्तकं देण्यात आले होते जे तपासी अंमलदारांनी जप्त केलेले आहेत. त्याबद्दलचे पंचनामे कोर्टासमोर सादर करण्यात आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचं जजमेंट आहे की एकच घटना किंवा एकाच घटनेला आधारित असलेल्या घटना की ज्या एकाच कालावधीमध्ये इन सेम ट्रान्झॅक्शन जर घडलेल्या असतील तर त्यासाठी वेगवेगळ्या FIR करण्याची गरज नाही. एकाच FIR मधून तुम्ही बाकीच्या गुन्ह्याचाही तपास करू शकता. तो माझा मुद्दा आजही आहे. मी आजही त्याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचं जजमेंट दिलेलं आहे. माझं असंच म्हणणं आहे की या सगळ्याच घटना 2022 ते 26च्या कालावधीतल्या आहेत. सगळ्यांचं घटनास्थळ हे TCSचं ऑफिसच आहे. मग जर असं असेल आणि आलटून पालटून सगळे तेच आरोपी आहेत मग असं असेल तर खरोखर वेगवेगळे 9 गुन्हे दाखल करणं योग्य होईल का की एकच गुन्हा दाखल करून त्याच्यामध्ये बाकीच्यांचे जबाब घेऊन तपास करता आला असता. तो मुद्दा माझा आजही आहे. त्याच्यावर मी आजही ठाम आहे. आज धर्मांतरण के बारे में कोई नए मुद्दे रखे गए हैं. कुछ इंटरनेशनल कनेक्शन की बात कही है. इंटरनेशनल कनेक्शन की धर्मांतरण के मामले में कोई बात नहीं हुई. काय प्रयत्न केले गेले त्या प्रयत्नांमध्ये भीती दबाव कसा होता त्याच्या कुटुंबियांना याबाबत कशी भीती दाखवण्यात आली व त्यांच्यावर कसा दबाव टाकण्यात आला याबद्दलचा साक्षीदारांचे जबाबदार. नासिक कोर्ट में नीदा अहमद TCS मामले लव जिहाद धर्मांतर की मुख्य आरोपी नीदा खान के मामले में आज नासिक कोर्ट में सुनवाई हुई जिस पे 2 मई को अगली सुनवाई के लिए नासिक कोर्ट JP जोशी जो न्यायाधीश थे उनके कोर्ट में मामला चल रहा था तो 2 मई की तारीख मुकर्रर की गई है. अभी देखना ये है क्या 2 मई को नीदा खान को जमानत मिलेगी या SIT और नासिक पुलिस उसके पहले नीदा खान को गिरफ्तार कर सकती है. JP जोशी के अदालत पे दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी. जहां पर शासकीय SIT और नासिक पुलिस के वकील अजय मिसर ने नीदा खान का इंटरनेशनल कनेक्शन धर्मांतर का मामला बताया तो वहीं बचाव पक्ष के वकील ने इस मामले पे जो है तो कहा कि धर्मांतर का महाराष्ट्र में कोई लॉ ही नहीं है और हम दूसरे राज्यों के लॉ पर अध्ययन कर रहे हैं और नीदा खान के ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है. वीडियो जर्नलिस्ट महेश थुरात के साथ संदीप द्विवेदी, नासिक. नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.